अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शिराज ओवैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ पे हमारा प्रोग्राम टी विद शिराज ओवैसी, जिसमें आप जानते हैं कि हमारा फॉर्मेट हम खित्ता मुल्तान वसेब से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को अपने पास बुलाते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, यानी कि उन पर तज्ज़िया तबसरे तो हमारे जारी रहते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर सोचा कि क्यों ना उनको बुलाकर उनसे बिलमुशाफा गुफ्तगू की जाए। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पार्लिमानी पार्टी के कायद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं। और सबसे शानदार बात कि इन्होंने जो 2024 में इनके हल्के में रिवायती हरीफ थे डेढ़ ख़ानदान और बोसन ख़ानदान, उनके इत्तेहाद को शिकस्त दी। आप जान गए होंगे गिलानी ख़ानदान के चश्मो चराग। बल्कि मैं एक तारुफ करा दूँ, एक सबसे बात ऐड कर दूं कि मेरी बेटी ने पूछा कि पापा कौन से आ रहे हैं, क्योंकि तीनों के नाम बड़े मिलते जुलते हैं। मैंने कहा बेटा जो 3 साल आलम में गैम में भी रहे वो तशरीफ़ ला रहे हैं। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अली हैदर गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हैदर भाई बहुत शुक्रिया कि आप जनाब हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। और ज़ाहिर बात है कि आप सिर्फ एक पार्टी को ही यानी कि उनकी नुमाइंदगी नहीं करते, आप वसेब की भी एक भरपूर नुमाइंदगी का इश्तिहार हैं। तो कुछ बताएं अपने बारे में। गिला आपके ख़ानदान के बारे में तो बात करना ऐसे वो तो एक जलता चिराग है ना सर, उसकी रोशनी तो फैली, उसके बारे में तो वसेब क्या पाकिस्तान क्या दुनिया भर जानती है। अपने बारे में बताएं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ बचपन गुजरा, खेले कूदे, कहाँ तालीमी मरला कहाँ मुकम्मल किया। लेकिन गिलानी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मेरे वालिद स्पीकर थे कौमी असम्बली के, उससे पहले वज़ीर थे। जब वो वज़ीर थे तो तब वो लाहौर में मेरे बड़े भाई अब्दुल कादिर गिलानी मेरी एक हमशीरा है, उनकी पढ़ाई के सिलसिले में लाहौर शिफ्ट हुए। वहीं पे मेरी पैदाइश हुई। इनिशियल स्कूलिंग भी लाहौर की थी। उसके बाद लाहौर के बाद मैं अमूमन बाकी सारे भाई मेरे बाहर गए। अब्दुल कादिर, अली मूसा, अली कासिम, वो बरतानिया में उन्होंने आला तालीम हासिल की, पर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में कुछ और लिखा था। मैं आला तालीम हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान चला गया और प्रैक्टिकल के साथ। हाँ, प्रैक्टिकल के साथ। फिर 2016 में मैं वापस बातियाब होके घर आया। तो शुरू के जो 23 साल थे वो लाहौर में ही गुजरे और तालीम भी वहीं पर थी। दोस्त अहबाब भी मेरे स्कूल के टाइम के अभी भी लाहौर के ही हैं। यही तीनों भाइयों के नाम बड़े ना मिलते जुलते हैं। तो मुझे आपके जब मैंने थोड़ा बायोग्राफी पे निगाह दौड़ाई तो बड़े एक दिलचस्प सी बात सामने आई कि माशाल्लाह तीनों भाई की पैदाइश का जो है वो इकट्ठे ही यानी जी हम ट्रिपलेट्स हैं जी। और मेरी वालदा ने ख्वाब में उनके ख्वाब में आया था कि अपने बेटे का नाम अपने अली रखना है। अली। तो अल्लाह ताला ने 3 बच्चे पैदा कर दिए, तो उन्होंने सबके नाम के साथ अली रखा। लेकिन बाकी नाम जो हैं मेरे वाले साहब ने रखे, अली उनकी तरफ से ऐड हो गया। ठीक हो गया। सर 2013 का इलेक्शन पहला इलेक्शन था आपका, तो इलेक्शन से 2-3 दिन पहले मेरे ख्याल आपको अगवा किया गया। 11 मई को इलेक्शन था, मैं 9 मई को अगवा किया और 10 मई 2016 को आप बाज़ियाब हुए। 9 मई 2016 को मैं बाज़ियाब हो गया था। पूरे तीसरी सालगिरह, पूरे तीसरी सालगिरह थी वो। और लेकिन दुनिया को 10 को पता चला था। ठीक है, लेकिन अवाम की मोहब्बत बड़ी बेपाया। जब आपको अगवा किया गया तो आपके भाई बड़े जज्बाती हुए, पूरी दुनिया ने देखा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपके वालिद साहब ने एक मुदब्बर सियासतदान के रद्द-ए-अमल दिया कि नहीं हम इलेक्शन से वॉकआउट नहीं करेंगे। तो उसमें अवाम ने आपको जनाब वोट दिए, उस वक्त भी 26-27 हज़ार। फिर आप 2016 में आए, 2018 में फिर अवाम ने आपको मोहब्बत दी। फिर 2024 में हालांकि आप अपोजिशन में रहे और 2018 में मेरे उसके मुताबिक आप मुल्तान डिवीजन में वाहिद रुकन असम्बली थे पीपल्स पार्टी की जानिब से। बिल्कुल। और 2024 में फिर आवाम की इतनी मोहब्बत, ऐसी कौन सी गिदड़ सिंह आप गिलानी साहब आपके पास? देखिए आवाम की मोहब्बत का तो मैं कभी वो नहीं उतार सकता, उनका जो कर्ज है। बट मेरा सियासी सफ़र शुरू हुआ 2013 में, तो उससे पहले हो गया 2011 में एक ज़मीनी इलेक्शन था। हमारे MPs थे डेढ़ साहब, वो भाग गए। वो जब स्लिप हुए तो हमारे पास कोई MPA का कैंडिडेट सामने नहीं था। बाकी दोस्त थे इंटरेस्टेड, बट गिलानी साहब ने और मेरे बड़े भाई अब्दुल कादिर ने मुझे पिच किया कि आप इलेक्शन लड़ें। ठीक है। रिलेक्टेंटली मैंने हाँ कर लिया। मुझे पता था कि ये
इलेक्शन को इतना बिजली के क्राइसिस थे और बहुत से भी हम ताज़ा एक इलेक्शन जीते हुए थे, असेंबली इलेक्शन। मुझे रिज़ल्ट का अंदाज़ा था और मुश्किल इलेक्शन था, लेकिन मैंने वो इलेक्शन लड़ा और उसी इलेक्शन में मेरे साथ वो हादसा पेश आया। लेकिन 2 साल बाद मेरा राब्ता हुआ मेरे घर पे, तो मैंने सबसे बात की, मेरे वालिद साहब से बात की, वो जलालपुर में थे तब उस वक़्त। मैंने अपनी वालदा से बात की, मैंने सब भाइयों से बात की। यानी कि 1 साल पहले राब्ता हो चुका था? 2 साल बादियाबी से 1 साल पहले मेरा राब्ता एक दफ़ा हुआ था। तो जब मैंने अब्दुल कादिर गिलानी साहब से बात की तो मेरे MNA भी थे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे कितने वोट मिले। मुझे कहते हैं तुम्हें 27-28 हज़ार वोट मिले। मैंने कहा उधर बैठा तालिबान भी मेरे सामने बैठे थे, अलकायदा वाले भी सामने, उस्ताद आपके। तो वो आपने कहा ना तालीम मरला मुकम्मल। तो वो तो मैंने उसी वक्त ना पूछा, मैंने कहा शायद मेरा दिल रखने के लिए इतने वोट बता रहे हैं, तो बड़े विनिंग वोट है, क्योंकि 6-7 बड़े उम्मीदवार कैंडिडेट लड़ रहे थे। PTI के कैंडिडेट थे, नून लीग के थे, पीपल्स पार्टी का था, एक आज़ाद उम्मीदवार थे, हमारे चचाई थे, और बहुत सा खानदान उस वक्त पीक पे था नून लीग में होने की वजह से। नून लीग की टिकट का था जोर। तो मैंने कहा कि मेरा दिल रखने के लिए मुझे कह रहे हैं इतने वोट। मैंने कहा नहीं, आप मुझे बताएं कि सबको कितने कितने वोट मिले हैं। तो उन्होंने मुझे उसी वक्त बताया कि इतने वोट, जो शौकत हयात बोसम साहब हैं उनको इतने वोट मिले हैं, 34-36,000 से शायद। मुझे उन्होंने कहा 28,000 मिले हैं। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जो PTI के उम्मीदवार थे उनको मिले हैं 16,000, और फिर जो उम्मीदवार हैं उनको मिले हैं 12,000। मैं कैलकुलेट पेन से ना लिखता जा रहा हूँ, और मैंने नीचे ना अच्छा बकायदा आपको पेन कागज़ के सोलह मुझे पेन कागज़ की तो मुझे मैं लिखता भी था वहाँ पर। तो मैं लिखते हुए ना बात के दौरान ही ना मैंने कैलकुलेट कर लिया, 1,08,000 वोट कास्ट हो गए। अच्छा, बड़ी कास्टिंग थी वो। फिर मुझे यकीन आया कि वाकई मुझे इतने वोट मिले। मैं वापस आया तो मैंने रिज़ल्ट देखा तो 2 यूनियन काउंसिल मेरी गैर मौजूदगी में मैं जीता हुआ था। तो बड़ा लोगों की मोहब्बत थी और उनकी दुआओं की वजह से मैं वापस आया। अब मुझे लगता है कि लोग जो है ना वो मुझे उसी मोहब्बत में और उसी चाहत से वोट देते हैं, जिस चाहत में उन्होंने एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दिया था जिसको उनको पता नहीं था कि वो ज़िंदा भी है कि फौत हो गया। तो मैं 2018 में मेरी इलेक्शन जब स्टार्ट हुआ तो मुझे नज़र आ गया, मैं जब वोट मांगने जाता था तो वो कहते थे तुम्हें तो वोट दे रहे हैं, दूसरी वोट की बात करो। मैंने मुझे उस वक्त अंदाज़ा हो गया था 2024 के अंदर भी PMLN का एक अलायंस हो गया था, बट फिर भी अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि तमाम पोलिंग स्टेशन से, मेरे सूबाई हल्के में जितने पोलिंग स्टेशन हैं सब में मेरे तमाम कैंडिडेट, चाहे वो MNA के थे चाहे वो MPs के थे, सबसे ज़्यादा वोट मेरे निकले। ठीक हो गया। तो बड़े हैरान हो के मेरे जो मुखालिफ हैं, मध्य मुखालिफ, उनका मुझे फ़ोन आया, जो कैंडिडेट थे उन्होंने मेरी तारीफ़ भी की और ये पूछा कि ये कैसे कर लेते, जो मैंने गिदर सिंह को पूछा, उन्होंने ये कैसे कर लेते हो कि सबसे ज़्यादा वोट MNA से भी ज़्यादा वोट तुम्हें पड़ जाता है, तो ये कैसे है। मैंने कहा जी मोहब्बत है अवाम के दिलों की, मेहनत। अच्छा, आपने कहा कि मैं आला तालीम के लिए अफ़गानिस्तान गया, तो जारी बात है हमारे भी उस्ताद से पढ़ते हैं तो रब्ता रखते हैं, आपके उस्तादों से दोबारा रब्ता हुआ? नहीं, मेरा रब्ता नहीं हुआ, बिल्कुल रब्ता नहीं था। लेकिन मैं जब कहता हूँ ना कि मैंने आला तालीम हासिल की तो मैंने खलवत में ज़्यादा तालीम हासिल की, और वो जो यानी मैं रूहानियत में आलम गैब का सही तस्करा किया। जो आपकी बात दुरुस्त है, जो इंसान तन्हाई में तालीम हासिल कर सकता है वो इस ज़माने के शोर शराबे में नहीं कर सकता। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक फ़िक्रा बोला कि अहमद हुसैन ढेर साहब हमें छोड़ के भाग गए। अच्छा, सिर्फ वही छोड़ कर नहीं भागे, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं फिर छोड़ के भाग जाते हैं। मैं वालिद साहब के भी नाम लूँगा, 2008 में जब आपकी वालिद साहब प्राइम मिनिस्टर बने वो तो बहुत ज़्यादा करीब थे। आखिर ऐसी क्या वजह सर लोग आपके साथ इतने अटैचमेंट होते हैं, बड़ी वफादारी दिखाते हैं, फिर भाग भी जाते हैं? आपकी तरफ से कोई कोताही होती है या वो बहुत ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार हो जाते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा तरबियत हासिल मेरे ख्याल में हमारे नमक में कोई मसला है। लेकिन अब वो लीडर सारे लीडर आपने जिनके नाम लिए सारे हमारी नर्सरी से बने हैं, गिलानी साहब ने ही इनको लीडर बनाया है। अब वो लीडर बनाने वाली फैक्ट्री मेरे ख्याल में बंद हो गई है। अच्छा, 2024 के इलेक्शन हुआ ना सर, तो नून लीग वाले टिकट्स की तकसीम कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त एक अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि जो गिलानी ख़ानदान है ना वो नून लीग की मोर्चों के बाद टिक लगा के बैठा है कि कोई टिकट से महरूम निकले और उसे हम
पकड़ लें। और आपने वही किया, राना साहबान को टिकट नहीं मिली और आपने उनको ऐसा जफ्फा डाला कि राना साहबान कहीं निकल नहीं सके और अब वो आपके साथ हैं। अच्छा, ये भी, इसका भी आपने जवाब देना है। और दूसरा ये कि राना साहबान तो छोड़कर नहीं भाग जाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह राना साहबान इज़ ऑल, मेरे ख्याल में वो सब एक बड़े पार्टी के नज़रिए के साथ फॉल किए उन्होंने और उनको पसंद आई है जमात। जब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि उस दिन जिस दिन सारे राना साहबान शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि आज मैं भी राना हूँ, तो बड़ी मोहब्बत दी है जी पार्टी ने उनको, बहुत मोहब्बत और प्यार दिया है। मेरा नहीं ख्याल वो कहीं जाने। लेकिन अब चेयरमैन बिलावल साहब आए सैलाब इलाके के दौरे पे, राना बरादरी मुझे नज़र नहीं आई। असल में वो उन्होंने उस इलाकों का पट्टी का दौरा किया जहाँ पर ये कैंडिडेट्स और थे, मिनिस्टर साहब थे, बाकी हमारे शाह सियाल साहब थे, मेरा भाई था अली कासिम, अली मूसा, अब्दुल कादिर के हल्के में वो सैलाब आया। मतलब में शुजाबाद में राना साहब थे, बट बाकी इलाकों में क्योंकि उनका इलाका नहीं था तो इसलिए शायद वो मौजूद नहीं थे, पर एयरपोर्ट पे वो मौजूद थे लेने के लिए। अच्छा, और भाइयों की निस्बत माशाल्लाह मैंने अली कासिम भाई को देखा, अब्दुल कादिर भाई को देखा, वो सैलाब इलाकों में बड़े एक्टिव रहे, आप नज़र नहीं आए। देखिए, मैं पहले मुल्क से बाहर था, जब सैलाब आया फिर मैं वापस आ गया और मैं मेरा तारीफ़ करना चाहूँगा मैं अपने भाई की, मेरा MNA भी हैं, कि उन्होंने कमी नहीं महसूस होने दी मेरी भी, और उन्होंने बहुत काम किया, बड़ा दिल से काम किया, जो कि जिसकी तारीफ़ पूरा ज़माना करता है। मुझे बाहर से भी लोग फ़ोन करके उनकी तारीफ़ करते हैं। फिर हमने भी अपना हिस्सा डाला और भरपूर तरीके से लोगों को अभी तक हम जुड़े हुए हैं उनके साथ, अभी तक उनके मसाइल हैं, अभी तक लोगों के इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उनको हल करने के लिए हम दिन रात एक कर रहे हैं। अच्छा, राना साहबान तो अब आपने कहा कि वो छोड़ के नहीं जाएंगे, बल्कि चेयरमैन साहब ने कहा कि मुझे लगता है मैं राना बात काट रहा हूँ, हमारा मुल्तान में मादरत से नून लीग के साथ मुकाबला नहीं है। नून लीग तीसरे नंबर पे आती है हमारे मध्य मुकाबले, और आगे भी दूसरे नंबर पे भी आने का उनका कोई नहीं। इस पे हम बाद में बात करते हैं ना, वो तो भी हम भाग दौड़ की बात कर रहे हैं। आपके पुराने साथी हैं, 30 साल पुराने साथी। अब पिछले दिनों मैंने एक वीडियो, गुलाम दस्तगीर ठंगल साहब आपके वालिद साहब के दोस्त हैं, बड़े करीबी यानी आपके हैं, उन्होंने बकायदा वीडियो बयान जारी किया, पोस्ट लगे कि अलविदा PPP। नहीं, सर पुराने दोस्त को छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने वीडियो बयान नहीं दिया, वो नाराज़ ज़रूर हैं। मैं आज भी उनको मिला हूँ, उनकी नाराज़गी है, कुछ जायज़ भी है, बट वो हमें छोड़ के, मुझे उम्मीद है कि वो हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और जिनको ये ख्वाहिश है कि वो हमें छोड़ के चले जाएं, ये उनका ख्वाब ही रहेगा इंशाअल्लाह, वो कहीं नहीं जाएंगे। और सिर्फ वो वाहिद ही दोस्त हैं जो पुराने, जो नाराज़ हैं। बाकी कोई ऐसा दोस्त हमारा नहीं है जो हमसे नाराज़ है। हाँ, उनके लिए फ़िक्रमंद ज़रूर थे दोस्त, बट हम नहीं जाने देंगे उनको कहीं। ठीक है। ज़फ़र अहमद राना साहब से कुछ अर्सा पहले रब्ता हुआ था, वो भी कुछ इसी तरह की शिकायत का इज़हार कर रहे थे कि यार कभी कभी गिराने सामना। अच्छा अच्छा, फिर जो है ना, आप ये देखें कि अब मैं जिससे भी इंटरव्यू करूँ ना, तो जिस हल्के से नुमाइंदा होता है, मैं उस हल्के की जो आवाम है ना, उससे रब्ता लाजमी करता हूँ। एक सर्वे, मिनी सर्वे ज़रूर करता हूँ, लेकिन ना मुझे वाकई कई जो आपके करीबी दोस्त थे, जो कारकुन थे, उनकी तरफ से ये मुझे सुनने को मिला है कि इधर मुल्तान में हो तो भाई रब्ता कर लेते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं, जब मुल्तान से बाहर तो फ़ोन भी नहीं उठाते। देखिए, एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है, आवाम को भी, हमारे दोस्तों को भी। मैं उनको कहता भी हूँ कि मैं जब अपोजिशन में था तो जाहिर बात है मुझे कोई काम नहीं था, और मैं उनकी नुमाइंदगी करता था और उनके साथ राब्ते में भी था। अब क्योंकि मुझे उन्होंने मुंतखब किया, मुझे पार्टी ने एक एडिशनल जिम्मेवारी दे दी पार्लिमानी लीडर की। उसका एक बहुत ज़्यादा काम है, कोऑर्डिनेशन का भी, स्पीकर साहब के साथ, सेक्रेटेरिएट के साथ, साथ ही मुझे चेयरमैन PAC की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, जो कि मैं समझता हूँ आइनी जिम्मेवारी है, और उस आइनी जिम्मेवारी को मैं अगर अपनी दयानतदारी के साथ ना निभाऊं तो फिर मुझे लगता है कि मैं अपना हक अदा नहीं करूँगा। अच्छा, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का आपने नाम लिया ना, एक छोटा सा सवाल, आपका जो जवाब है, आपका जो सवाल था, उसको मुझे जरा कंप्लीट करने में, मैं ताकि दोस्तों की भी जो शिकायत, जायज़ शिकायत है, मैं उनको बता सकूं कि मेरे पे वो जिम्मेवारी है जो कि मैंने महीने के अंदर 7 मीटिंग्स करनी है। 10 से लेके 20 तारीख तक वो, उसके अंदर मैंने वो मीटिंग्स लाहौर में करनी है, और वो उस मीटिंग की तैयारी भी करनी होती है मुझे, और वो मीटिंग मुझे कंडक्ट भी करनी होती है, और वो 6-6 घंटे 7-7 घंटे की हेयरिंग्स होती हैं। ठीक है। सो उस लिए भी मेरे पे एक वो हो गया, टाइम का बड़ा
प्रेशर है। साथ साथ मैं एक और कमेटीज़ हैं 2-3 जो स्पीकर साहब ने मुझे एडिशनल काम दिया हुआ है। एक मैं हूँ चेयरमैन होने की हैसियत से, एक मैं काउंसिल ऑफ चेयरमैन का भी मेंबर हूँ, मैं लोकल गवर्नमेंट का भी मेंबर हूँ, मैं इन्वायरमेंट का भी मेंबर हूँ। सो वो कमेटी वर्क जो है ना वो मेरा बहुत सा टाइम लेता है, जिसकी वजह से मैं अपने दोस्तों को मैं समझता हूँ कि टाइम नहीं दे पा रहा। लेकिन मैं उन कमेटीज़ से, काफ़ी कमेटीज़ से मैं दस्तबरदार हो रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये जो गिला अवाम का है ये नहीं रहेगा। और मुझे यकीन है ये जो मेरे से दोस्त मोहब्बत करते हैं और वो चाहते भी यही हैं कि मैं अवेलेबल रहूँ। यानी कि हमारा सर्वे की सतह तक दुरुस्त था, लेकिन जो आपके वोटर्स हैं उनको तसल्ली बख्श जवाब मिल गया होगा कि आप किस वजह से उनसे रब्ता नहीं कर पाए। अच्छा, आपने कहा मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी को हेड करता हूँ। अच्छा, इसी से ये जो मैं सवाल करने लगा हूँ इसका ताल्लुक हमारे पास आपके इस इंटरव्यू से नहीं है। ये 2-3 दिन से एक मामला सामने आ रहा सर, बल्कि कुछ अरसे से, और उसके लिए हमारे इदारे के पास मुस्तनद दस्तावेज़ात भी हैं सर। वीमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान की कि उनकी चंद लेक्चरर्स या प्रोफेसर्स हैं वो अपने बच्चों को, या जो नई यानी कि अपॉइंट हुई हैं, वो स्कॉलरशिप पे या तो अपने बच्चों को फॉरेन बाहर भेज रही हैं। क्या स्कॉलरशिप पे? अच्छा, फॉरेन स्कॉलरशिप से। अच्छा, या फिर खुद चले जाती हैं, लेकिन जब वो जाते हैं उनके बच्चे या वो खुद तो वापस नहीं आते, वहाँ शादियाँ कर लेते हैं या किसी और तरीके से वहाँ की शहर अख्तियार कर लेते हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने कई दफ़ा उनसे रवाबित भी की है, लेकिन उनकी तरफ से बाज़ाब्ता जवाब ये आता है जी हमने तो शहर छोड़ दी पाकिस्तान की, हम अब यहाँ के शहरी हैं। इस पे सर ये देखें ना, सुबह ही एक इशू है, तो बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आप क्या इसके बारे में? देखिए, ये जो इशू जो आपने अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का बताया ये मेरे इल्म में नहीं है, बट ये इशू ये एक प्रैक्टिस रही है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, लोग यहाँ पर बॉन्ड साइन करके जाते हैं जब स्कॉलरशिप पे जाते हैं और पीछे से फिर वो वापस नहीं आए। मैं क्योंकि सिंडिकेट का मेंबर भी हूँ BZU बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी का, तो उस पर हमारे पास ये केसेस उसमें आते हैं कि ये बॉन्ड साइन करके गए थे, वापस नहीं आए, और पीछे से फिर वो कहते हैं कि जी हमसे कोई रकम आप जो है वो ले लें और हम आ जाएंगे या छुट्टियाँ एक्सटेंड कर लें। तो ये प्रैक्टिस ख़त्म होनी चाहिए। इसके लिए मुझे अब याद आया कि यूसुफ रज़ा गिलानी स्कॉलरशिप के ऊपर 90 लोग गए हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से 4 लोग वापस आए हैं बस। यानी ये इशू ओरिजिनल है। आपकी बात दुरुस्त है, ये इशू ओरिजिनल अच्छा, है। जब ये इशू PSC के पास आता है तो फिर हमारे पास ये इख्तियार है एज चेयर कि हम उसको लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उसको डील करें और हम उनकी जो हम लिखें डिस्ट्रिक्ट, मैंने एक केस में मैंने लिखा भी है वो तो, लेकिन इसका ताल्लुक एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ नहीं था, वो किसी और महकमे का केस था। वो मैंने लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत पीडा की कार्रवाई की कि जो DC साहब को लिखा कि जो प्रॉपर्टी उनकी है वो अटैच कर ली जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप इस पर कार्रवाई करते हैं तो अगर कोई मुस्तनद दस्तावेज़ात आपको चाहिए तो हमारे इदारे के पास है, हम इंशाल्लाह आपसे मुकम्मल कोऑपरेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसको प्लीड करना तो आप एक पिटिशन PSC 2 को लिखते हैं, ठीक है, यानी PSC 2 को नहीं, आप एक पिटिशन स्पीकर साहब को लिखते हैं, वो मार्क करेंगे तीनों PSC में से किसी एक PSC को। वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान का है तो वो प्रॉब्ली मेरे पास ही आएगा, सो उसको हम टेकअप करेंगे, लेकिन दस्तावेज़ात के साथ आप पिटिशन फाइल करें। अच्छा सर, दोबारा आते हैं सियासत की तरफ। 2024 के इलेक्शन हुए, आपके दरमियान एक मुआहदा हुआ नून लीग के दरमियान और आपकी पार्टी के दरमियान, उन्होंने लिए इंतज़ामी ओहदे, आपको मिले आइनी ओहदे। एक इत्तेहादी हुकूमत का तासुर तो गया ना सर? बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन हुए, दोबारा आपके वाले साहब ने जो सीट खाली की उसमें नून लीग आपके साथ खड़ी हुई। एक अच्छी इत्तेहादी के तौर पर आप ये देखें कि आपके वालिद साहब 400 वोटों जीते और अली कासिम गिलानी उनके मुकाबले में कई हज़ार वोटों से जीते, 32,000 वोट। ठीक ना, बहुत बड़ी लीड है उसमें। राना बरादरी साथ खड़ी हुई, आपके हल्के के राना ताहिर रज़ाक साहब भी हैं, वो भी आपके साथ खड़े हुए। आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि कुछ अर्से पहले एक अजीब सी यानी कि एक लड़ाई झगड़े का तासुर सामने आया? मोहतरमा CM साहिबा ने भी आपके बारे में बातें की, आपकी पार्टी ने उससे बढ़ के जवाब दिया, और फिर जब आप सीनियर मिनिस्टर आई हैं मुल्तान के दौरे पर, आप ही उनके साथ खड़े थे। तो सर पहले से तासुर जाना नहीं चाहिए? नहीं, मैं आपको बताऊं कि जो शुरुआत हुई मेरे ख्याल में वेरी अनकॉल्ड फॉर होना नहीं चाहिए था। ऐसे दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए था। जब आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर आप खुली सपोर्ट करें, फिर आपको तनकीद भी नहीं करनी चाहिए और उनको भी ख्याल रखना चाहिए अपने इत्तेहादियों का, अपने जो उनके सपोर्ट कर रहे हैं और जो उनके साथ अलायंस में है। और ये अलायंस अभी से नहीं है,
ये बहुत पुराना अलायंस हो चुका है। हमने 2 दफ़ा वज़ीर आला का वोट दिया है, 2 दफ़ा वज़ीर आज़म का वोट दिया है, 2 बार हुकूमतों में उनका साथ दिया है, अपोजिशन में उनका साथ दिया है। तो हमारा एक 2 दहाई का ये सफ़र है रिकन्सिलिएशन का। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद एक इत्तेहाद जो हुआ, हमने बेशक अपनी पार्टी का नुकसान किया पंजाब में, लेकिन हमने जमहूरियत की खातिर इस मुल्क में जमहूरियत डीरेल ना हो जाए, इस मुल्क में जो आला एक जमहूरी इक़्तिदार है उनको सामने रखते हुए हमने सपोर्ट किया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को और उनके कैंडिडेट्स को। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के कैंडिडेट्स है ना, हमने तो कैंडिडेट्स नहीं दिए, नून लीग के प्रेसिडेंट की तरफ से ही हमें रिक्वेस्ट आती है। तो अब क्या मामला चल रहे हैं? उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जब हमने गुफ्तगू की 2 दफ़ा, जरदारी साहब प्रेसिडेंट साहब ने भी की और बिलावल साहब ने भी की, तो उन्होंने हमें एक किस्म का सीज़ फायर की गुजारिश की। तो उस सीज़ फायर के ऊपर हम अमल दरामद हैं और मुझे उम्मीद है कि ये 1 माह का उन्होंने वक्त लिया। मुझे उम्मीद है कि इतने बड़े इश्यूज नहीं हैं जो कि हल ना हो सकें, बड़े आसानी से अगर विल हो तो हल हो सकते हैं। सियासत नाम ही रास्ता देने और लेने का है, इज़्ज़त देने और लेने का है। हम तो इज़्ज़त वाले लोग हैं जी, इज़्ज़त करेंगे तो हम बिल्कुल हमें और कुछ नहीं चाहिए। सवाल मामला काफ़ी हद तक सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि मामला हल हो जाएंगे। तो जो सिक्योरिटी वापस ली गई आपसे? जी, मैं उस दिन भी एक प्रोग्राम पे देख रहा था, आपके इधर प्रोग्राम करते हैं, इफ्तिखार साहब हैं वो प्रोग्राम करते हैं कि सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो सुन के। इफ्तिखार साहब सर दूसरे चैनल बैठते हैं, वो हमारे इदारे से नहीं है। जी इफ्तिखार साहब, हाँ जी, जिस हमारे मुल्तान के हैं। जी मुल्तान के साथ एक चैनल है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। सिक्योरिटी मुझे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने 2016 में घर आके दी थी बतौर वज़ीर आज़म, और वज़ीर आला उनके भाई शहबाज शरीफ साहब भी थे। उनकी शरीक हयात जो कि मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, मेरी माँओं की जैसे हैं, कलसूम नवाज़ साहिबा, उन्होंने मुझे बहुत दुआएं भी दी। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बड़ी रो रो के दुआएं मांगी तुम्हारे लिए। उन्होंने आए तो उन्होंने मुझे कहा आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आप सिक्योरिटी रखें अपने साथ। तो खैर वो सिक्योरिटी मुझे मिल गई। उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने वो सिक्योरिटी विड्रॉ की, लेकिन उसी साल ही DCC के अंदर DIC के अंदर वो उनको थ्रेट लेवल उन्होंने असेस किए, तो उन्होंने सब भाइयों को सिक्योरिटी फराहम कर दी। सिक्योरिटी की देना तो अल्लाह ताला की ज़ात में है। हमें मुझे कोई पंजाब पुलिस के ऊपर तो मैं अपने आप को नहीं रहता, लेकिन यह है कि सिक्योरिटी विड्रॉ करना मैं नहीं समझता एक बड़ा अच्छा मुनासिब अमल था उनकी तरफ से। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई। हमारे घर पे भी जो सिक्योरिटी थी वो हमारी अपनी है। अब मैं अपनी सिक्योरिटी के साथ ही हूँ। आपने भी देखा होगा कि आज मैं आया हूँ तो मेरे साथ कोई पुलिस। अच्छा सर, चाह यूसुफ सजदा जो कि आपके वालिद साहब ने किताब लिखी जेल में, उसमें एक वाक़या है कि उन्होंने लिखा कोर्ट के कि जब हमारे ताया ने वफ़ात पाई तो सजाद नशीनी का झगड़ा हुआ मखदूम वजात हुसैन गिलानी में और मखदूम तजम्मुल हुसैन गिलानी में। तो इससे पहले कि झगड़ा बढ़ता, हमने दरबार शरीफ पे एक बैलेट बॉक्स रख दिया। बिल्कुल, हमने जमहूरी तरीके से कि ख़ानदान वाले फैसला करें कि सजादा नशीन कौन बनेगा। तो मखदूम वजात हुसैन गिलानी साहब सजादा नशीन में, तो वो बाद में फिर तजम्मुल गिलानी साहब बैठे रहे, वो एक अलग मौजू है। यानी इतना जमहूरी ख़ानदान है आपका कि सजादा नशीनी का इतना गंभीर फैसला वो भी आपने इतनी खुशसूबी से हल किया जो कि अब तक आ रहा है। सर, ये जो सराकी वसेब, सराकी सूबा, एक अलग जो हमारे अख्तियारात हैं, ये आपसे खुश असलूबी से हल क्यों नहीं हो पा रहा? आपके बारे में तासुर ये है, ख़ासकर जो सराकी कौम परस्त तरीके हैं, वो ये कहते हैं, आप नाराज़ होइएगा, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप इसमें ना उनको धोखा दे रहे हैं, आप चक्करबाजी कर रहे हैं। जो PP वाले, खासकर गिलानी फैमिली, जो मैं उनको अर्ज़ करूँ कि जब भी हमने नारा लगाया है अमली काम भी सिर्फ हमने ही किया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जब सूबे का नारा लगाया तो वो वज़ीर आज़म थे। ठीक है। और वज़ीर आज़म एक बाख्तियार वज़ीर आज़म थे। बिल्कुल, मेरी बात समझ रहे हैं? बाख्तियार, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने सेनेट में हमारे मेजॉरिटी थी, हमने आइनी बिल पास करा लिया। मतलब हमने आइनी तरीके से उसको पास भी किया। साथ नेशनल असम्बली में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी। पंजाब असम्बली में हमारे पास एक टूल था कि रेजोल्यूशन पास होनी ज़रूरी है उस सूबे से, कि अगर जिस सूबे ने डिवाइड होना है
उस सूबे की रेजोल्यूशन ज़रूर हो। ये तो आइन में है, ये आइन में है, और ये आइन में पहले नहीं था, ये 18वीं तरमीम में हमने किया है। 18वीं तरमीम के अंदर डाला गया था। तो पहले क्या डिफरेंस था? कोई सूबा चौथा पांचवा सूबा बनाने का कोई तरीका ही नहीं था आइन के अंदर, यानी कि रास्ता बंद था। ये रास्ता पीपल्स पार्टी ने दिया। ठीक है। तो ये सारी जो कौम परस्त जमातें हैं ना, मैं उनको, और इसके अंदर हमें मावनत की थी लंगा साहब ने, ताज लंगा साहब ने, वो बहुत अजीम आदमी थे, और उन्हीं की जो वो फौत हो गया, उनकी बेटी से हमने रहनुमाई ली, और उन्होंने हमें पूरे ब्रीफिंग्स दी, और फिर हमने 18वीं तरमीम में वो सूबे बनाने का जो तरीक़ाकार था वो डाला, रेजोल्यूशन पास की। फिर पिछली रेजोल्यूशन मैंने पास की असम्बली के अंदर 2 दफ़ा। मुझे सपोर्ट हासिल थी उस वक़्त अवैस लगारी साहब की भी थी, और मुझे मोहसिन लगारी साहब की भी सपोर्ट हासिल थी। तो वो रेजोल्यूशन मैंने पास की थी जनूबी पंजाब के हवाले से, वसेब के हवाले से। जो कौम परस्त दोस्त हमारे या सराइकी वसेब के सूबे के जो हामी हैं, वो जब ये बात करते हैं कि हम धोखा दे रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि नेशनल पार्टीज़ की लिमिटेशन होती हैं। नेशनल पार्टी एक हद तक ही आपकी बात कर सकती है, और नहीं, रेड लाइन्स तो कोई है नहीं हमारे पास। हम अपनी मुतालबा पेश करते रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ये कन्विंस किया है कि वो जब इख्तियार में उनके पास नंबर्स होंगे तो वो सूबा बनाने में देर नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास नंबर्स नहीं है। हम कन्विंस करने की कोशिश करते हैं PMLN को, तो वो कन्विंस नहीं हो पाते। उनको उनकी प्रायोरिटीज़ में सूबा नहीं है। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से फिर आपके देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी और हमारा ख़ानदान इज़ कमिटेड टू दिस। हम कमिटेड हैं। अभी वज़ीर आला साहिबा ने ये कहा कि जनूबी पंजाब का नाम लेने वाले आपको भटका रहे हैं। इस स्टेटमेंट के ऊपर मुझे बड़ी रिजर्वेशंस हैं, जो कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से पहली दफ़ा मैं उसका इजहार करना चाहता हूँ कि मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जब अपनी तकरीर की थी इसी बजट की, तो उन्होंने तकरीबन 27 दफ़ा जनूबी पंजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो वो ख़ुद ये पहले तय कर लें कि जनूबी और वस्ती पंजाब के अंदर फ़र्क उन्होंने भी डाल रखा है, और वो एक फ़र्क है। हम एक जैसे नहीं हैं। हमारी सकाफ़त मुख्तलिफ है, हमारी ज़बान मुख्तलिफ है, हमारी बहुत सी चीज़ें अदात उनसे मुख्तलिफ हैं। सो ये मेरा सिर्फ अकेले का नहीं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अकेले का नहीं, बल्कि ये 5 करोड़ आवाम का। अच्छा गिला साहब, प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म होने पर, तो 2 चंद मुख्तसर मैं सवालात करूँगा, मुख्तसर जवाब चाहूँगा। अवाम के जहन में तासुर है कि 2008 के बाद जो आपकी हुकूमत बनी, तो मुल्तान में बहुत सारे काम हुए, बाईपासिस बने, फ्लाईओवर्स बने। आवाम को तो नहीं पता ना कि आप अपोजिशन में हैं या इत्तेहादी के तौर पर पीपल्स पार्टी में। आवाम तो काम चाहती है। आवाम कहती है अब हमें गिलानी ख़ानदान में वैसे कोई काम होता नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इस पे एक पूरा प्रोग्राम करने का मैं नेक्स्ट करेंगे। हमने 1 साल के अंदर, ये दूसरा साल चल रहा है, बट 1 साल के अंदर तकरीबन 7 अरब की मुल्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने बेहतरी लेके आए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है या चाहे वो ये डेवलपमेंट के दूसरे काम हैं, रोड नेटवर्क है। अभी इस दफ़ा जो हमने सबमिट किया है, सिर्फ एक MNA के हलके के अंदर मैंने और मेरे भाई ने 100 किलोमीटर सड़क का वो दिए। चैलेंज पे तो फिर जब आपने कहना कि तफसीली प्रोग्राम करेंगे, बस आखिरी सवाल, उसके बाद हम प्रोग्राम बताएंगे क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है। पीपल्स पार्टी मुल्तान के चारों ये शहर के हलकों की बात करो, मुसलसल हार रही है। तंजीमी सतह पर इतने कमज़ोर क्यों है, और मुल्तान शहर में आप पीपल्स पार्टी को कहाँ देख रहे हैं? मुल्तान शहर के 2 MNA के हलके जो हैं, उनमें आपकी बात दुरुस्त है कि उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही है पिछले कई इलेक्शन से। 2008 के इलेक्शन में आखिरी इलेक्शन था जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2nd नंबर पर थी, और काफ लीग तीसरे नंबर पे थी। इसकी वजूहात सबके सामने है कि एक तीसरी फोर्स जो तरीके इंसाफ है वो सामने आई है, और लोगों की जो उम्मीद कह लें, या लोगों ने उनको चाहा है और लोगों ने अपना मैंडेट दिया है उनको, हमें उसको इज़्ज़त देनी चाहिए, हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात दावे से कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में रिज़ल्ट मुख्तलिफ होगा। मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ के दरमियान होगा। ठीक हो गया। चलो जी, ये तो था मुख्तसर सा प्रोग्राम। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपको मदऊ करेंगे और तफसीली बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। नाज़रीन, ये था हमारा आज का टी विद शिराज वैसी। गिलानी साहब से वो सवालात जो कि ज़रूरी थे, जो आपके अज़हान में थे, हमने कोशिश तो भरपूर की, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम कई सवालात नहीं कर सके।
उन्होंने हमसे कमिटमेंट की है। इंशाअल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में हम उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। शिराज वैसी को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।